हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जिन्हें आपको लास्ट मंथ फॉलो करने चाहिए फॉर क्लियरिंग AIBE 19 एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर मैं पिछले साल के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो अराउंड 50% स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जिन्होंने पहले एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या फ्रेशर्स जो इस साल पास आउट हुए हैं या पहले पास आउट हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक AIB एग्जाम को नहीं देखा है, AIB एग्जाम में अभी तक वो नहीं बैठे हैं, उनके लिए भी ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन टिप्स को फॉलो करके आई कैन अश्योर यू कि आप AIB एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टिप है कि आपको सिलेबस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सिलेबस ब्रेक डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज आपको पता है ये 100 मार्क्स का पेपर है और आपको हर हाल में 45% लेकर आना है, मतलब 100 में से 45 मार्क्स आपको लेकर आना है फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मतलब अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो भी कई क्वेश्चंस आपके सही हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो करिए, आप सिलेबस को याद कर लीजिए, सिलेबस अपने दिमाग में रख लीजिए कि कौन से जगह से या कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको 45 मार्क्स ही लाना है फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम तो क्या जरूरत है आपको पूरे 100 नंबर का पेपर पढ़ के जाने में, और 1 महीने है आपके पास अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाएं। इसीलिए सिलेबस को ब्रेक डाउन करिए कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर हम सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे टिप्स पर होने बहुत जरूरी है क्योंकि 10 नंबर इज अ गुड वेटेज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है कि ज्यादातर तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन जगहों से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ ही साथ केस लॉज बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर तो रिलाई नहीं कर सकते कि अगर हम 10 मार्क्स का पढ़कर जा रहे हैं तो सारे 10 नंबर के क्वेश्चन हम बना कर ही आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर केस लॉज भी पूछे जाते हैं। और आपको जो बैरेक्ट लेकर जानी है, आपको बिना कमेंट वाली बैरेक्ट लेकर जानी है, मतलब आपके बैरेक्ट में केस लॉज भी नहीं दिए रहेंगे। तो केस लॉज के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो गलत हो जाएंगे, अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप 10 नंबर के पढ़कर भी जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 नंबर का आपसे बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप कवर टू कवर एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं CRPC के बारे में, साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो CRPC और BNSS में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ चीजें ऐड करी गई है। उन एडिशनल पॉइंट्स को देख लीजिए, आप अमेंडमेंट्स को देख लीजिए, क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। और जो सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर चेंज करा गया है, उसके लिए तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करवा रही हूँ, ठीक है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आऊंगी। अभी तक हमने BNS के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के करे हैं, तो आप हमारे चैनल से जाकर वो देख सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए भी मैं MCQs लेकर आऊंगी। और MCQs के अलावा आप क्या करिए कि इंडेक्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि BNS से 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, BNS और CRPC मिलाकर। CRPC में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि CRPC आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CRPC में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा प्ली बार्गेनिंग कहाँ है, तो आप तुरंत पेज पलटेंगे, आपको मिल जाने वाला है, चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में थोड़ा आपको खोजना पड़ेगा, बिकॉज आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी मैं बता दूं, प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 23 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हैं, इंडेक्स अगर आप पढ़ ले रहे हैं, तो आपका यहाँ से 10 मार्क्स सिक्योर हो गया, बिकॉज CRPC या BNS से कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं जिनके आंसर्स आपको डायरेक्ट में नहीं मिलने वाले। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके नजरों के सामने रहेंगे, आपको बस डायरेक्ट से खोजना आना चाहिए, ठीक है। तो CRPC और BNSS की तो प्रॉब्लम हट गई क्योंकि आपको डायरेक्ट सिर्फ पढ़ना है और आपके मार्क्स बन जाने वाले हैं। आप 10 नंबर में मान के चलिए कि आप 10 में 10 भी ला सकते हैं, बिकॉज कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बन गए। हम CPC की अगर बात करें तो CPC में भी डायरेक्ट कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं या फिर इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया जाएगा कि ये वाली बात कौन से ऑर्डर, कौन से रूल में दी गई है, कौन से सेक्शन में दी गई है, या कौन से सेक्शन में क्या बात कही गई है। अगर रिसीवर की हम बात कर रहे हैं, रिसीवर कौन से ऑर्डर में है, तो ये सारी बात आपको डायरेक्ट में मिलने वाली है। तो आपका यहाँ 10 नंबर तो यहाँ पर भी सिक्योर हो गया,
क्योंकि सीपीसी में भी डायरेक्ट आपके डायरेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं। अब अगर हम बात करें आईपीसी के बारे में या बीएनएस के बारे में, जो कि 8 नंबर का पूछा जा रहा है, आईपीसी में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट से आते हैं, या तो वो सेक्शन बेस्ड रहेंगे या तो कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट से ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर भी कहीं नहीं जा रहा है। बहुत ही अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना होगा तो हो सकता है एक आध केस लॉ वो डाल दें, और केस लॉ तो डायरेक्ट में आपको मिलने वाले नहीं है, बिकॉज आप विदाउट नोट्स के डायरेक्ट लेके जाने वाले हैं। तो आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपने इंडेक्स पढ़ा है अच्छी तरह से। इंडेक्स अगर आप पढ़े हैं तो आप इजीली जाके कंसेप्ट खोज सकते हैं। थेफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है, आपको पता है 378 में थेफ्ट है, या भारतीय न्याय संहिता में थेफ्ट कहाँ है, तो आप थेफ्ट की डेफिनेशन पे चले जाइए और वहां पे जाके देख लीजिए थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सामने आपके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे 8 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी एक्ट है, इसमें भी डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में देखा गया है कि मोस्टली इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के बारे में, कौन से सेक्शन में ये इलस्ट्रेशन फॉल कर सकता है, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। और एसआरए, प्रॉपर्टी लॉ या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंडेक्स से आएंगे या तो फिर कंसेप्ट से आने वाले हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं, वो एक्ट आपको बड़ा लगता होगा कि हाँ 100 प्लस क्वेश्चन है वहां पर, लेकिन मोस्टली चैप्टर 17 इंपॉर्टेंट रहता है। चैप्टर 17 से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो स्टार्टिंग के सेक्शन से पूछे जाएंगे, जैसे सेक्शन आपका 4, 5, 6, 7, ये सब जो सेक्शन है उनमें से पूछे जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ 8 नंबर का है। ठीक है। फैमिली लॉ में अगर आपके पास हिंदू लॉ के जो भी बैरेक्ट्स होंगे वो सारी बैरेक्ट आप अपने साथ लेते जाइएगा। वहां पर आपको जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है, या फिर सक्सेशन एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, ये सारे एक्ट के अगर आप बैरेक्ट लेके जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हिंदू लॉ में। हाँ, मुस्लिम लॉ में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका तो बैरेक्ट है नहीं और आपको कंसेप्ट घर से पढ़कर जाने पड़ेंगे। मैं यहीं पर देख लूं तो इतने में आपके कितने मार्क्स बन गए। चलिए एक और सब्जेक्ट अगर हम ऐड कर लेते हैं, एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी 8 नंबर के बन रहे हैं। तो एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, इसमें भी डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आधी कुछ क्वेश्चन होता है जो हो सकता है कि आपको केस लॉस से पूछे जाएं। ठीक है। वरना मोस्टली एविडेंस एक्ट में भी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन हाँ यहाँ पर पूछे जाते हैं। एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलस्ट्रेशन से पूछा जा सकता है, या क्लॉजेस से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन की बात हो रही है तो 32 के 1 में है कि 2 में है कि 3 में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपके हाथ में और आपको पता है कि डायरेक्ट में ही आंसर है तो आप आंसर खोज लेने वाले हैं। सी, यहीं पर आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन गए। 10 मार्क्स हमने कॉन्स्टी का देखा, 10 हमने सीआरपीसी का देख लिया, 20 मार्क्स ये हो गए। सीपीसी से 10 30 मार्क्स हो गए। 8 मार्क्स आईपीसी में हो गए, 38 मार्क्स हो गए। और 8 मार्क्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हो गए तो 46 हो गए। फैमिली लॉ अगर मैं ऐड कर लूं तो 54 हो गए, और एविडेंस एक्ट अगर मैं ऐड कर लूं तो 62 मार्क्स के आपके यहाँ क्वेश्चन बन गए। तो अगर आप 62 नंबर का पढ़कर जा रहे हैं तो क्या 62 में आप 45 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी लिबर्टी मिल रही है कि आप उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आपको मिल रही है, आप वहां गलती भी कर सकते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए। सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स बन जाने वाले हैं 45 मार्क्स। आई कैन अश्योर कि आपके 45 मार्क्स बन जाने वाले हैं। और इसके साथ जो बाकी एक्ट्स हैं, जो ये सब जो बच्चे एक्ट्स हैं, जिसमें आपको लॉ ऑफ टॉर्ट 5 नंबर के हैं, या इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह 4 नंबर के हैं, एडीआर 4 नंबर का है, टैक्सेशन 4 नंबर के, ये सारे छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं, कम नंबर के जो एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नहीं जरूरत है। मैं फिर एक बार कहूंगी कि इन एक्ट्स पर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 62 नंबर का तो आप ऑलरेडी पढ़कर जा रहे हैं। तो 62 में क्या 45 नहीं आ पाएगा अगर आपके हाथ में डायरेक्ट है, आपके आंखों के सामने अगर आंसर है। और अगर नहीं आ पाएगा तो उसके बाद ये सब एक्ट तो है ही आपके लिए, ये सारे एक्ट मिलाकर भी आप क्या 2-4 नंबर अगर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए उन एक्ट्स को पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताया है। इन सब एक्ट्स पर टाइम वेस्ट मत करिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन सारे एक्ट का इंडेक्स एक बार देख लीजिए। अगर टाइम बचा है आपके पास तो ही ये काम करिएगा, वरना इन एक्ट्स में टाइम बर्बाद मत करिएगा। ठीक है।
ये रहे वो सारे एक्ट्स। कंपनी लॉ 2 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का लॉ आ रहा है और कंपनी लॉ में सेक्शन कितने हैं, 100 प्लस है। क्या 2 नंबर के लिए आप 100 सेक्शन पढ़ने जाएंगे, 100 से ज्यादा सेक्शन पढ़ने जाएंगे? दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। तो ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, हमें तो 45 नंबर ही चाहिए, तो क्यों आपको 100 नंबर की मेहनत करनी है? क्योंकि आपके रिजल्ट में सिर्फ पासवर्ड लिखाने वाला है, कुछ नहीं लिखाएगा कि आपने इतने मार्क्स लेकर आए हैं, कि हाँ आप 100 में तो 99 लेकर आए हैं। आपके मार्क्स में, आपके रिजल्ट में सिर्फ पास या फेल लिखाने वाला है। तो आप सबसे पहले सिक्योर हो जाइए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें मॉक टेस्ट देना है। जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट आप दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करिए। अगर आप आज आईपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी में अगर आपने जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पढ़ा, जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके पास हैं, हो सकता है आपके पास कोई बुक होगी या कोई पीडीएफ होगी जिससे आप एमसीक्यूज लगाते हो, और अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर भी एमसीक्यूज मैं सॉल्व करवाती हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज कई सारी अच्छी बुक्स भी आती है, उन बुक्स से भी आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगा लीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डेली एमसीक्यूज उन टॉपिक्स के करिए। जैसे जनरल एक्सेप्शन का कर रहे हैं तो जनरल एक्सेप्शन के एमसीक्यूज लगाइए। इसके बाद आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अपने चैनल पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो आप उनके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। या सब्जेक्ट वाइज अगर नहीं भी आपको करना है, आपको फुल मॉक देना है, तो वो और अच्छी बात है, आप फुल मॉक्स दीजिए। पहले फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो अगर आप पीवाईक्यूज बना रहे हैं तो इससे आपका फायदा होने वाला है। ऑलमोस्ट आपके 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप अगर एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है हर साल, ठीक है। तीसरी बात हमने कही कि फुल मॉक लगाइए। फुल मॉक इसलिए आपको लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम लिमिट मिलने वाली है, कितने टाइम में आपको 100 मार्क्स कंप्लीट करने हैं, 100 क्वेश्चंस को मॉक लगाने हैं, ठीक है। इसीलिए फुल मॉक्स देना जरूरी है। फुल मॉक आप टाइम लिमिट लेके बैठिए, आप स्टॉप वॉच लेकर बैठिए कि आप 100 क्वेश्चंस कितने देर में कर पा रहे हैं। तो आपका मॉक टेस्ट ये कंप्लीट हो गया। आपको डेली एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, फुल मॉक देना है। इसके बाद हमारा आज का फाइनल टिप है कि आपको बार बार किसी चीज को पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है। तो किसी चीज मतलब किस चीज को? आपको बैरेक्ट को रीड करना है। हमने स्टार्टिंग के 3-4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट बता दिए, उन सब्जेक्ट के बैरेक्ट को पढ़िए, उन्हें रिवाइज करिए। एक बार आप पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट उसमें इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करिए। जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो कॉइन से रिलेटेड चैप्टर है, फॉर्जरी से रिलेटेड चैप्टर है, इन चैप्टर से कभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, तो उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर हो गया, बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस है, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस है, या जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर है, इन सारे चैप्टर्स को आप बार बार रिवाइज करिए। और रिपीट क्या करिए, आप बैरेक्ट के इंडेक्स को रिपीट करिए, बार बार इंडेक्स पढ़िए, बार बार बैरेक्ट पढ़िए, और साथ ही साथ बार बार मॉक्स लगाइए, जितना हो सके एमसीक्यूज दीजिए। तो आपके 30 डेज कहीं नहीं जाने वाले हैं। 30 डेज में आप चाहें तो 6000 तक एमसीक्यूज लगा सकते हैं। 6000 क्या, अब 3000 तो मिनिमम लगा सकते हैं। डेली का अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 3000 क्वेश्चंस तो आपके 30 दिन में बन ही गए। और जहां आपके 3000 क्वेश्चंस बने तो आप निश्चिंत हो जाइए कि 100 में 45 नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील, वो इजीली आ जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको इन टिप्स को समझ आया होगा, और आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी, आप कुछ और फॉलो करना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से बेस्ट है, और ये स्ट्रैटेजी मुझे भी काम आई थी जब मैंने अपना AIBE का एग्जाम दिया था। आई होप ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।